So well, in this video we will study about the human eye. This is a very special optical instrument, the human eye. We'll discuss about human eye. So okay, to understand the structure of the human eye, हम आपके साथ एक इमेज साझा करना चाहते हैं और इस इमेज की मदद से ही हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं. I would like to explain the concept of human eye with you with the help of this image. ओके तो शुरू करते हैं हम. देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्निया की. तो जो कॉर्निया वाला जो पोर्शन है आप यहाँ देख सकते हैं, इस पोर्शन के ऊपर आप ध्यान दीजिए. ये पोर्शन जो है आउटर कवरिंग, द ट्रांसपेरेंट जो ये कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया. और इस पार्ट से लाइट जो है वो आँख में एंटर करती है. और ये जो ग्रेइश पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं, आई अंदर का पार्ट जो है, इसको हम आइरिस बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड आइरिस. और आइरिस के जो अंदर ये जो काला काला पार्ट आप यहाँ देख रहे हैं, यू आर जस्ट वॉचिंग ओवर हेयर, जिसको हम अब सफ़ेद से कवरिंग कर देंगे, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल. ओके, सो जो प्यूपिल है वो अपना साइज चेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द मसल्स अराउंड इट. ये मसल आप देख रहे हैं. The pupil can change the size in accordance to the intensity of the इंसिडेंट लाइट. तो लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो प्यूपिल अपना साइज इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए चेंज कर लेता है. और उसके बाद जो है वो लाइट पड़ती है लेंस के ऊपर. और लेंस जो है, ये देखिए, लेंस का जो कंट्रोल है वो सीलियरी मसल्स के पास है. और इसके बाद जो लाइट है वो एक किनारों पर जो आप ये पीले वाली पट्टी देख रहे हैं, इसके ऊपर पड़ती है और इसका नाम रेटिना है. तो बेसिकली जो रेटिना है ये एक फिल्म ऑफ नर्व फाइबर्स है विच कवरिंग द कर्व्ड बैक सरफेस ऑफ द आई. ये इट इज़ द फिल्म ऑफ नर्व फाइबर्स. रेटिना इज़ द फिल्म ऑफ, दिस इज़ ए फिल्म ऑफ नर्व फाइबर्स. दिस इज़ ए फिल्म ऑफ नर्व फाइबर्स. और इसने जो आँख की जो बैक है उसको सारे को कवर किया होता है. और इसमें इस रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स होते हैं. द रेटिना इज कंसिस्ट ऑफ रॉड्स एंड कोन्स. Consist of rods and cones. So these rods and cones are sensitive to the intensity of light. These rods and cones are sensitive to, these are sensitive to light, intensity of light and color, और color sensitive होते हैं. ये जो rods and cones होते हैं यहाँ, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं इसलिए इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. सो रॉड्स एंड कॉन जो होते हैं वो लाइट सेंसिटिव और कलर सेंसिटिव होते हैं. और ये क्या करते हैं, ये जिस तरीके से लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो जो लाइट पड़ने के बाद ये एक्साइट होते हैं और उसको एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके इसको ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो ब्रेन में भेज देते हैं. यहाँ आपको एक और देखने की ज़रूरत ये है कि इसके बीच में जो लेंस के फ्रंट पोर्शन और बैक पोर्शन में एक फ्लूइड होता है. और जो फ्रंट पोर्शन में यहाँ फ्लूइड तैर रहा होता है उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर. और जो इस पोर्शन में जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं रिट्रस ह्यूमर. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस. यदि हम ये समझने की इसको आगे कोशिश करें तो जब लाइट इस आँख के ऊपर पड़ती है, लाइट एंटर करती है, तो उसके बाद जिसका इमेज होता है वो रेटिना के ऊपर बनता है. तो इमेज का फॉर्मेशन को समझने के लिए हम आपके साथ एक और अलग से इमेज शेयर करते हैं और इसके हेल्प से आप इसको समझ जाएंगे कि इमेज फॉर्मेशन जो है वो बेसिकली कैसे होती है. दिस इज़ व्हाट यू कैन सी द इमेज फॉर्मेशन इन द आई. सो ये जो इमेज फॉर्मेशन है, देखिए फॉर एग्जांपल ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट, दिस इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. और यहाँ से जो लाइट है वो देखिए किस तरीके से कॉर्निया से एंटर करती है और प्यूपिल से होते हुए लेंस के ऊपर पड़ती है. और यहाँ रेटिना के ऊपर ये जो इमेज है वो इन्वर्टेड इमेज बनता है. और यहाँ एरो आप देख रहे हैं कि उसके बाद रॉड एंड कॉन की हेल्प से ये ब्रेन में चला जाता है. So this is what we have to understand.
सो ये जो आप यहाँ देखें कि हमारा जो लेंस होता है, ये लेंस की अपनी एक ऐसी क्षमता होती है कि अपनी फोकल लेंथ को विद द हेल्प ऑफ द सीलियरी मसल्स ये बढ़ा घटा लेता है। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो इमेज जो है वो हमेशा रेटिना के ऊपर ही बनना चाहिए। सो इसके लिए हम इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कि कि यदि मान लो कि जो बॉडी है वो बहुत दूर है, जो बहुत दूर है उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट। यदि आप बहुत दूर से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट। और ये जो फार पॉइंट होता है वो नॉर्मल ह्यूमन के लिए दूर तक जो आपको चीज़ जहाँ तक आप साफ देख सकते हैं उसको एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए ये जो डिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है। इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जैसे आप चांद तारे वो बहुत आपसे दूर होते हैं उनको भी आप देख लेते हैं। और यह एक इसके साथ फार पॉइंट के साथ एक नियर पॉइंट होता है। नियर पॉइंट का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी किताब पढ़ते हैं, अब अपनी किताब को यदि आप बिल्कुल आंखें गड़ा कर आंखें यदि आप कागज़ के साथ मिला देंगे तो आपको नहीं दिखेगा। तो आप उसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को उठाइए। एक स्टेज आपको ऐसी लगेगी अभी ब्लर्ड इमेज बन रहा है, धुंधला आपको दिख रहा है, आप अक्षरों को नहीं पढ़ पाएंगे, यू कैन नॉट रीड द वर्ड्स। सो द स्टेज विल कम व्हेन यू स्टार्ट डिस्टिंग्विशिंग व्हाट इज रिटन ऑन द बुक। उसको हम बोलते हैं नियर पॉइंट ऑफ द आई, उसको हम क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। और हम दूसरा उस वर्ड इस्तेमाल करते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का मतलब है ये वो छोटे से छोटा डिस्टेंस, वो छोटी से छोटी दूरी जहाँ से आपको चीज़ें साफ दिखनी शुरू होती हैं। सो फॉर एनी यंग चाइल्ड, यंग अडल्ट of the age from 15 to I can say 25, this least distance of distinct vision which is denoted by D is equal to 25 centimeter. ओके, बट यदि हम इसको ऐसे एक रेफरेंस मान लें इस तरीके से, तो एट द एज ऑफ टिल आई मीन फॉर यंग अडल्ट हम ये कह देते हैं फॉर young ones, this least distance of distinct vision is 25 centimeter. Okay, but as the age progresses, जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, as the age increase, तो least distance of distinct vision will increase with age. ये जो पढ़ने की क्षमता है, जैसे इस एज में आप यदि पढ़ेंगे, जो आपकी अभी की एज है, इसमें आपको 25 सेंटीमीटर यदि आप अपनी आंख से किताब को दूर रखते हैं तो आपको साफ साफ दिखेगा। पर जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी तो आप ये देखेंगे कि ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो बढ़ता चला जाएगा। और व्हेन यू रीच नियरली एट द 60 ईयर्स ऑफ एज, एट 60 ईयर्स ऑफ एज दिस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विल बिकम 200 सेंटीमीटर। ये इतना इंक्रीज हो जाएगा। बट डज दिस मीन, इसका मतलब ये हुआ कि ये बचपन से भी वेरी करता है। तो आप यहाँ देखें, यदि आप बच्चे की बात करें तो ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है वो चाइल्ड के लिए कम होता है। फॉर ए चाइल्ड, फॉर ए वेरी स्मॉल चाइल्ड ऑफ एज ऑफ 10 ईयर्स, ऑफ द 10 ईयर्स ऑफ एज, of 10 years of age, this least distance of distinct vision is 7 to 8 सेंटीमीटर। ये 7 से 8 सेंटीमीटर तक भी होता है। ओके, अब हम ये देखें कि हम अगले पेज पर चलते हैं। आगे क्या की चर्चा के लिए हमें अगले पेज पर जाना होगा। और ये रहा आपका अगला पेज, ये रहा आपका अगला पेज। और हम अब बात करते हैं कि जो व्हेन द मसल, अब हम दोबारा फिर से हमें इमेज भी शेयर करना पड़ेगा। और अब हम इस इमेज की मदद से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब व्हेन मसल, ये जो मसल्स होते हैं जिन्होंने आई लेंस, जो क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है, आई लेंस को या फिर प्यूपिल को कंट्रोल किया होता है, उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। जो हमारा आई लेंस है ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, और ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है ताकि जो इमेज है वो हर हाल में रेटिना के ऊपर ही बनना चाहिए।
सो इसका जो फोकल लेंथ होता है, तो व्हेन द मसल ये रिलैक्स करता है, व्हेन द मसल इज रिलैक्स द फोकल लेंथ इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। तो नॉर्मली जब व्हेन मसल इज रिलैक्स देन द फोकल लेंथ इज 2.5 सेंटीमीटर, then focal length is 2.5 centimeter and object is at infinity, and a sharp focus will be observed on the retina of the human eye. Okay, but when the object is brought closer to the eye, पर जिस तरीके से ऑब्जेक्ट जो नज़दीक आप लेके आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आप एक गुड्डा यहाँ देख रहे हैं, इसको यदि आप इसके यहाँ नज़दीक रखते हैं, फॉर एग्जांपल इसकी पोजीशन को आप यहाँ रख देते हैं, तो क्या करेगा, जो जो आपका ये आई लेंस है, ये आई लेंस क्या करेगा, ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और एक कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये वल्ज हो जाएगा, और वल्ज हो जाने के बाद क्या होगा, इसकी जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज इन ए वे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेगा ताकि इसका जो फाइनल इमेज है वो रेटिना के ऊपर ही बनना चाहिए। फिर आप इसको और नज़दीक रखने की कोशिश करेंगे, फिर आप और नज़दीक रखने की कोशिश करेंगे, तो ये जितना संभव हो सकेगा आपका आई लेंस जो है वो और वल्ज आउट करने की कोशिश करेगा, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करेगा विद द हेल्प ऑफ द सीलरी मसल, सो दैट द फाइनल इमेज इज़ ऑन द रेटिना। इसके लिए इसको फिर काम करना पड़ेगा, पर फिर यदि आप इसके अंदर, यदि आप इस पॉइंट से और क्लोज ले जाने की कोशिश करेंगे तो आपका जो आई लेंस है वो ज़्यादा नहीं फैल सकेगा, और आपके जो इस इमेज को रेटिना के ऊपर नहीं बना सकेगा, और आपको साफ नहीं दिखेगा। ये डिस्टेंस जहाँ तक आपको साफ दिखता रहता है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये जो नॉर्मल ह्यूमन आई की जिसकी हम बात कर रहे थे अभी फर्स्ट पेज पर, ये 25 सेंटीमीटर होता है, परंतु इसके बाद जहाँ तक आप इन्फिनिटी तक, यदि आप यंग अडल्ट हैं और आपकी आइज़ हेल्दी है, तो आपको इस नियर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको आप नियर पॉइंट भी बोलते हैं, इससे अप टू इन्फिनिटी तक आपको चीज़ें साफ दिखेंगी। तो जो रेंज ऑफ विजन होता है, एक हम पढ़ते हैं रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन का मतलब कहाँ से कहाँ तक आपको दिखेगा। तो फार पॉइंट जो हुआ इन्फिनिटी हुआ, और वहाँ से लेके नियर पॉइंट के बीच बीच में आपको जो चीज़ें दिखती हैं इसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ विजन, क्योंकि यदि आप नियर पॉइंट से आगे यदि किसी चीज़ को रखेंगे तो आपको साफ नहीं दिखेगा। ओके, सो आँख की ये क्षमता कि वो किस तरीके से अपने इमेज को रेटिना के ऊपर मेंटेन करती है, दिस इज कॉल्ड द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई। आई वुड लाइक टू राइट द अकोमोडेशन, द पावर ऑफ अकोमोडेशन। हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं, दिस इज कॉल्ड द अकोमोडेशन। Accommodation of human eye is defined as the accommodation the ability of human eye to adjust the image on a retina is called accommodation. देखिए यही accommodation है, the ability of the human eye to adjust the image on the retina। यदि आप बहुत दूर की चीज़ को देखते हैं तब भी इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बनेगा, यदि नज़दीक से देखते हैं तब भी जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर ही बनेगा। इसी जो आँख की इस क्षमता को ही हम एकोमोडेशन बोलते हैं। ओके, सो कई बार ऐसा होता है कि जैसे एज इंक्रीज़ हो जाती है, आदमी की उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। इफ़ एन एल्डरली पर्सन ट्राइज टू रीड ए बुक एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, तो इमेज जो है वो साफ नहीं बनेगा। दिस कंडीशन, दिस डिफेक्टिव कंडीशन इज कॉल्ड रेस्बायोपिया, और इसको हम करेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस फॉर द रीडिंग पर्पसेस। ओके, देखिए सब प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी ह्यूमन जो है वो आई डिफेक्ट से जूझता है,
और इसमें डिफेक्ट्स जो वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। पर हम कुछ डिफेक्ट्स की चुनिंदा डिफेक्ट्स की चर्चा करेंगे और वो डिफेक्ट्स रहेंगे कुछ इस तरीके के। सबसे पहले हम बात करते हैं मायोपिया, या हम उसको बोलेंगे नियर साइटेडनेस। जो फर्स्ट डिफेक्ट जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे उसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। दिस इज कॉल्ड नियर साइटेडनेस, या हम यूँ कहें तो इसको हम बोलेंगे मायोपिया। ओके। और जो दूसरा डिफेक्ट हम जिसकी चर्चा करेंगे दिस इज कॉल्ड फार साइटेडनेस। दिस इज कॉल्ड फार साइटेडनेस, और इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाइपर मेट्रोपिया। दिस इज कॉल्ड हाइपर मेट्रोपिया। And another defect is the stigmatism. This is हम इन 3 डिफेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, आपका ध्यान इसके ऊपर लाएंगे। और क्योंकि ये एक कॉमन आदमी को जो आँखों के दोष से जूझ रहा हो, उसको यदि इसकी थोड़ा जानकारी हो तो उसको इसका फ़ायदा हो सकता है, और यदि वो कोई प्रॉब्लम फेस करता है तब भी वो इसको समझ सकता है कि मुझे आखिर क्या है। तो हम शुरू करते हैं नियर साइटेडनेस से। नियर साइटेडनेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक आपके साथ डायग्राम बनाना पड़ेगा, और ये डायग्राम रहा ये। ये एक आई का हम आपके साथ एक इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। ये रहा आई का स्ट्रक्चर, और इसमें ये पोर्शन रहा आई लेंस का। अब इसमें हम देखेंगे कि जो रे ऑफ लाइट है वो फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट पी से चलती है, वो किसी पॉइंट पी से चलती है। ये रहा वो पॉइंट जहां आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट चलेगी और वो यहाँ आई लेंस के ऊपर टकराएगी, और दूसरी रे ऑफ लाइट यहाँ से चलेगी, वो इस पॉइंट के ऊपर टकराएगी, और टकराने के बाद इसका इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बनना चाहिए। पर यदि रेटिना पर बनने की जगह यदि वो इमेज वो ये पहले एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर जाती है, तो इस तरीके की पोजीशन में आप क्या बोलेंगे कि जो आपकी आई में डिफेक्ट है, और उस डिफेक्ट को हम मायोपिया बोलते हैं। ये जो पी है यहाँ वो पी प्राइम दिखेगा। इसको हम हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष यदि हम इसका नाम देखें तो इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। इसको हम हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब इसका जो नाम बड़ा अजीब है, नाम इसका निकट दृष्टि दोष है, और यदि इसके लक्षण देखें तो आपको फिर अलग लगेंगे। इस निकट दृष्टि दोष में आपको नज़दीक की चीज़ें साफ दिखाई देती हैं पर दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती। तो फिर इसको निकट दृष्टि दोष क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो इमेज है वो रेटिना से पहले बन जाता है। ये रेटिना से पहले बनने की वजह से ही हम इसको निकट दृष्टि दोष की श्रेणी में रखते हैं। और यदि मान लो अब आप इस निकट दृष्टि दोष को दूर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप? इसका आपको रफ आइडिया एकदम से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम आपके साथ ये सेम इमेज बनाने की कोशिश करते हैं दोबारा फिर से, और ये आपका हो जाएगा ये रहा आपका लेंस। और इसको इस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? ये सेम वही डायग्राम है। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ किसी पी पॉइंट पर है। अब इसके बीच में आप जैसे आपको इसको यहाँ से आगे ले जाना है, इस फोकस को आगे ले जाना है, तो आपको कौन सा लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा? आपको एक डाइवर्जिंग लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो जो डाइवर्जिंग लेंस है वो कॉनकेव लेंस होता है, ये रेज को डाइवर्ज करता है। सो वी विल यूज़ द डाइवर्जिंग लेंस टू प्लेस इन बिटवीन। हम यहाँ इसके बीच में एक डाइवर्जिंग लेंस लगा देंगे, और ये जो डाइवर्जिंग लेंस लगाने से फ़ायदा क्या होगा कि जो आपका इमेज है वो वापस फिर रेटिना के ऊपर बनेगा। और अब आप डायग्राम को कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का होगा। ये देखिए, then the ray of light will now pass through this diverging lens like this,
when it will pass through the diverging lens, the final image will be on the retina of the eye. तो वो जो फाइनल इमेज है वो दोबारा फिर से रेटिना के ऊपर बनेगा एंड और आपका जो डिफेक्ट है वो करेक्ट हो जाएगा. दिस इज़ द वे टू रिमूव दिस डिफेक्ट. दिस इज़ कॉल्ड मायोपिया. और इसी तरीके से हम हाइपरमेट्रोपिया को पढ़ने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसको हिंदी में क्या बोलते हैं. हिंदी में हम उसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष. ये देखिए, इसको हम हिंदी में बोलते हैं दूरदृष्टि दोष. इसको हम हिंदी में बोलते हैं दूरदृष्टि दोष. और इस दूरदृष्टि दोष का मतलब ये है कि इसमें आपको दूर की चीज़ें तो साफ दिखेंगी पर आपको नज़दीक की चीज़ें साफ नहीं दिखेंगी. तो फिर समस्या ये है कि हम इसका नाम दूरदृष्टि दोष हमने क्यों रखा है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. तो इसको हम एक स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको समझाने की कोशिश करते हैं. ये रहा आपका आई का स्ट्रक्चर और इसके बाद हमें एक इसमें आई लेंस बनाना होगा. ये रहा आई लेंस. ये रहा आई लेंस और इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं. ये रहा आपका आई का स्ट्रक्चर और इसमें यदि हम ठीक बना पाए तो ये रहा आपका आई लेंस. और अब इसके ऊपर जब यहाँ देखिए, ये रहा आपका वो पॉइंट पी. यहाँ से हम ये रहा आपका पॉइंट पी. तो हमें कुछ समय लगेगा इसको बनाने के लिए. So the ray of light will now go from here and then it will go to this point like this. So this is called far-sightedness, दूरदृष्टि दोष. दूरदृष्टि दोष में दूर की चीज़ें साफ दिखती हैं पर नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती. तो फिर हम इसको दूरदृष्टि दोष क्यों बोलते हैं. सवाल. तो इसमें क्या होगा कि जो इमेज है वो रेटिना के दूर जाकर बनता है, इसलिए हम इसको दूरदृष्टि वो दोष बोलते हैं. तो जो आपका इमेज बनेगा वो इस पॉइंट पर बनेगा. ये पॉइंट रहेगा, इसका नाम रहेगा पी प्राइम. अब समस्या ये है कि हमें तो चाहिए, यदि आपकी आई को करेक्ट करना है तो फाइनल इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बनना चाहिए. तो रेटिना के ऊपर इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं. तो कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस. तो हम इसके बीच में कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं. तो फिर आपका डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा, जिसको देखने के बाद आपको चीज़ें शायद आराम से समझ आ जाएंगी. और इसके लिए जो ये रहेगा आपका आई लेंस और ये है वही पॉइंट ऑब्जेक्ट जो यहाँ है और यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी. इसको इससे पहले हम एक कन्वर्जिंग लेंस इसके बीच में लगाने की कोशिश करते हैं, जिसको क्रॉस करके जो आपकी रे ऑफ लाइट है अब आई के ऊपर टकराएगी. और ये देखिए, अब ये रे ऑफ लाइट इसको क्रॉस करके यहाँ जाएगी और दिस इज लाइक दिस. ओके, एंड देन द फाइनल इमेज विल बी at the retina. Okay, so this is called this is what the hypermetropia is. अब आपने ये देखा कि जो फाइनल इमेज है वो दोबारा फिर से रेटिना के ऊपर बन चुका है और आपका जो डिफेक्ट है वो रिमूव हो चुका है. योर डिफेक्ट हैज़ बीन रिमूव्ड नाउ. सो अब आपको समझ आ गया कि जो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें दूर की चीज़ें तो साफ दिखती हैं पर आपको नज़दीक की चीज़ें साफ नहीं दिखती. तो दूरदृष्टि दोष हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो इमेज है वो रेटिना से दूर बनता है. और इसको निकट दृष्टि दोष इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेटिना से पहले और लेंस के नज़दीक बन जाता है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, हालांकि ये बनने रेटिना पर चाहिए. जो तीसरा डिफेक्ट है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मेटिज्म. स्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि जो आपका आई लेंस होता है ये जैसे हम ये कुछ कहें कि द अनदर कॉमन डिफेक्ट ऑफ द विजन इज कॉल्ड स्टिग्मेटिज्म. दिस अकर्स व्हेन द कॉर्निया इज नॉट स्फेरिकल इन शेप. एज बढ़ने के साथ आपका जो कॉर्निया होता है वो स्फेरिकल इन शेप नहीं रह जाता है, इट डू नॉट रिमेन इन स्फेरिकल इन शेप. तो इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो कि कॉर्निया कुड हैव द लार्जर कर्वेचर इन द वर्टिकल प्लेन देन द हॉरिजॉन्टल प्लेन.
तो इस स्टेज पर क्या होगा कि यदि मान लो एक आदमी जो है वो ये है जिसको ये ऐसा डिफेक्ट है, स्टिग्मेटिज्म का डिफेक्ट है, वो एक बायर मैश एक ग्रिड ऑफ लाइन्स को देखता है, तो उसमें उसको दिखेगा कैसे, उसको भी हम बताने की थोड़ा कोशिश करते हैं। और उसके लिए हमें दो डायग्राम बनाने होंगे। और ये रहा स्टिग्मेटिज्म का एक्सप्लेनेशन। ये ह्यूमन आई, और ये ह्यूमन आई में ये रहा आई लेंस, दिस इज आई लेंस। और इस स्टेज पर एक आदमी जो है वो एक ग्रिड लाइन को देख रहा है, और ये जो ग्रिड लाइन है वो कुछ इस तरीके की ग्रिड लाइन यहाँ अरेंज है। वो ग्रिड लाइन को देख रहा है। इस ग्रिड लाइन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ से जो रे ऑफ लाइट है वो ह्यूमन आई में एंटर कर रही है। दिस इज द लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू द ह्यूमन आई like this, okay, and then the image, final image is on retina। इसमें फाइनल इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर ही बनेगा। बट आप ये देखें कि इमेज बनेगा कैसे। यदि डिफेक्टिव इंडिविजुअल है तो उसमें ये फिर जो इमेज है वो किस तरीके से बनेगा वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए हम इमेज वो बनाने की कोशिश करते हैं जिसकी हम आपके साथ अभी बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में जो जो उसका स्फेरिकल सरफेस है वो वल्ज आउट है, तो इसमें क्या होगा कि जो वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइंस तो वैसी ही रहेंगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस विल रिमेन एज इट इज़, वो वैसे की वैसी ही रहेंगी। बट आप वर्टिकल लाइंस को देखिए, वो ये देखिए वो किस तरीके से, इस तरीके से वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगी। जो वर्टिकल लाइंस हैं दे कुड लुक लाइक दिस। तो ये ग्रिड जो है लोकेटेड एट पॉइंट पी, ये पी प्राइम पॉइंट के ऊपर कुछ इस तरीके से लगेगी। सो इस डिफेक्ट को हम स्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। और यदि इसको आप रिमूव करना है तो जैसे आप मायोपिया को कॉनकेव लेंस से रिमूव करते हैं, यू रिमूव विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस, और आप इसको आप रिमूव करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को आप कॉन्वेक्स लेंस से रिमूव करते हैं, आप इसको कॉन्वेक्स लेंस से इम्प्रूव करते हैं। और इस जो स्टिग्मेटिज्म को आप कैसे इम्प्रूव करते हैं, या फिर मुझे दोबारा एक बार फिर से डायग्राम बनाना होगा और ये काफ़ी आपका समय ले रहा है। ओके, पर इसके बाद मेरे पास चारा भी नहीं है कि मैं किस तरीके से इसको थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करूं। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल। तो यहाँ ही वो ग्रिड लाइन फिर रहेगी, ये वही ग्रिड लाइन। अब इस ग्रिड को यदि आप दोबारा देखना चाहते हैं तो this is located at any point P, so now the ray of light will go through this, but we'll remove this this defect by using the remove this defect by using the a cylindrical lens. We will use the cylindrical lens over here. Okay, we will use a cylindrical lens over here, and now the ray of light will go through this and will pass through the cylindrical lens and will strike on this. So go through this, and then the final image will be on the retina of the eye. फाइनल इमेज रेटिना के ऊपर ही बनेगा, और वो बनेगा कैसे, आपको दिखेगा कैसे, उसको आप यहाँ देख सकते हैं। वो दोबारा फिर से अब कैसे दिखेगा, पहले आपको ऐसे दिख रहा था, अब आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। ये वही ग्रिड दिखेगी, और वो जो ग्रिड होगी वो वेल बैलेंस्ड होगी। अब now see it in the horizontal and vertical plane. All lines are equally distributed between the points. So see at the P and P prime both the images are same.
So this is the way to improve the astigmatism. और this stigmatism could occur, ये myopia के साथ भी हो सकता है, hypermetropia के साथ भी साथ में हो सकता है. So there are so many defects with the human eye, but we just concentrate about all these 3 defects, and I have tried my best because it's a part of biology. But if you still have any question and confusion, you can write in the comment box. So this is all about the human eye and defects. With this explanation, I will close my video. Thank you very much.